वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के इस खास बुलेटिन में। खबरों की ओर रुख करेंगे। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम सोरेन ने अधिकारियों को कहा कि राज्य में किसी भी प्रकार के अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्रदेश में किसी भी प्रकार के अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए। अवैध खनन से संलिप्त लोगों या फिर माफियाओं के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की सुनिश्चित की जाए। सीएम हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अवैध माइनिंग रोकने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ खनन माफिया जानबूझकर गैर कानूनी तरीके से माइनिंग को अंजाम दे रहे हैं ताकि वर्तमान सरकार की छवि को खराब किया जा सके। मुख्यमंत्री ने धनबाद, हजारीबाग आदि कोल माइनिंग वाले जिलों और साथ ही पाकुड़, चाईबासा, लातेहार, रांची आदि पत्थर माइनिंग वाले जिलों में पदस्थापित अधिकारियों को विशेष तौर पर कड़ी हिदायत देते हुए अवैध खनन एक्टिविटी पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है। और वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अवैध खनन हुआ तो अब अफसरों की खैर नहीं। और झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की 13वीं पुण्यतिथि के मौके पर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के लोवाडीह स्थित स्वर्गीय दुर्गा सोरेन स्मारक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन के बारे में कहा कि दुर्गा सोरेन की भूमिका पार्टी में बेहद महत्वपूर्ण थी और वो लगातार पार्टी के लिए आंदोलन से जुड़े हुए थे। चाहे गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम, हम अपने उन शहीदों को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। उनकी कार्यकर्ता जगह जगह पर एकत्रित होकर उनको याद करते हैं और ये हमारे लिए गौरव की बात है। और इन लोगों के सोच और आदर्श ही हमारा मार्गदर्शक है। और आज एक लंबे सफर के बाद और लंबे संघर्ष के बाद आज झारखंडी भावना की सरकार बनी। और गुमला में आगामी 22 मई को होने वाले दूसरे चरण की मतदान को लेकर कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। नगर भवन में कर्मियों को पूरी बारीकी से सभी बातों को बताया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अपर समहर्ता सुधीर गुप्ता कर्मियों को पूरी जानकारी दिए। और धनबाद में निरसा थाना क्षेत्र के गोपालगंज मोड़ पर एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से बाइक पर सवार एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी दे दें कि सिलेंडर से भरी गाड़ी की चपेट में एक बाइक सवार आ गया और जिसके बाइक के पीछे बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया और घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जो गाड़ी मारा है एक्सीडेंट जो किया है वो आ रहा था आपको बरवा से एक एक्सीडेंट करके तो समझ गया कि हम थाना में घुसा देंगे, लेकिन नहीं सका। तो जैसे किया ये आदमी जो खड़ा था, मेरा बस्ती का आदमी जो था, वही लड़के का पर चढ़ गया गाड़ी और इसको डेथ हो गया। कहाँ का था, क्या नाम था? राम कलानी का था, काकन का बीवी था, तारू धीवर का आपको भाई का पतुल। और दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया रेलवे ट्रैक के समीप रेल पटरी पर 2 नाबालिग छात्र और एक नाबालिग छात्रा का शव बरामद हुआ है। तीनों नजदीक गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और मिली जानकारी के बाद से घटनास्थल पर परिजन भी पहुंच गए हैं। वहीं आसपास के ग्रामीणों ने जानकारी दी कि दोनों छात्र और अलबीना के साथ एक और लड़की थी जिसका कुछ अता पता नहीं है। बताया जा रहा है कि तीनों रेल पटरी के आसपास घूम रहे थे। उसके बाद सुबह इन तीनों के शव मिले हैं, जिस वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी है।
और सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना पुलिस ने बीते 2 मई को सतबोहनी में हुए बाबू उर्फ कार्तिक गोप हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने जानकारी दी है कि मृतक युवक का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्त में आए दोनों अपराधियों ने अपने बयान में इस बात का खुलासा भी किया है कि युवक की उनकी हत्या करना चाहता था और अगर वो उसकी हत्या नहीं करते तो कार्तिक उनकी हत्या कर देता। उन्होंने बताया कि मृतक युवक ने आरोपियों को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद आरोपियों ने उसे रास्ते से हटाने की ठानी और 2 मई की रात्रि को राजवीर सिंह और मुकेश दास ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ बाबू गोप उर्फ कार्तिक के घर पर जाकर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया और जिसे इलाज के लिए टाटा मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमले के बाद उसको इलाज के लिए टीएमएच ले जाया गया था, इलाज के क्रम में लेकिन वो बचा नहीं पाया और उसकी मृत्यु हुई। जब हमने उसके अनुसंधान किया कि उसके कांड दर्ज करके उसका अनुसंधान किया गया, अनुसंधान में हमने पाया कि इसमें 2 अपराधकर्मी मुकेश दास, राजवीर सिंह और लालू, जिनका उसमें प्राइमा फेसियाई प्रथम दृष्टया क्लियर रोल था, जिन्हें हमें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके उन्हें आगे भेजा जा रहा है न्यायिक हिरासत में। उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकार भी किया गया है एवं उनके द्वारा ये भी बताया गया कि उनके साथ कुछ और लोग भी इसमें संलिप्त। और गुमला के भर्रो थाना क्षेत्र के भड़गांव में पारस नदी पर बन रहे पुल निर्माण स्थल पर 15 दिन पहले अपराधियों ने फायरिंग करने के साथ मोबाइल की लूटपाट की थी। इस मामले की छानबीन के बाद से पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि लूटपाट के इस मामले में 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 3 हथियार के साथ मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। 15 दिन पूर्व 6 तारीख को जो भरनो थाना उसके अंतर्गत महोगांव गांव में पुल निर्माण किया जा रहा था, तो जिसमें 4-5 अपराधकर्मी आए, हथियार का भय दिखा के उनके साथ मारपीट की और उनको मोबाइल छीन के लेके चले गए। सुबह आके थाना में उन्होंने सूचना दिया, तो सूचना के आधार पे हमने त्वरित एक अनुसंधान टीम का गठन किया, जिसके एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल जी खुद नेतृत्व कर रहे थे और इनके साथ इंस्पेक्टर श्यामानंद मंडल, थाना प्रभारी कृष्ण तिवारी और राजू गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सभी लोग थे। और बिहार में आंधी तूफान ने लोगों को खौफ में डाल दिया है। जानकारी दे दे, कुछ घंटों की बारिश और आंधी से 16 जिलों में 33 लोगों की मौत हो गई है और ये भी बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। आपको ये भी बताते चले कि आंधी और बिजली से भागलपुर में 7, मुजफ्फरपुर में 6, सारण में 3, लखीसराय में 3, साथ ही मुंगेर में 2 और समस्तीपुर में 2, जहानाबाद में 1, खगड़िया में 1 और इसके अलावा नालंदा में 1, साथ ही पूर्णिया में 1, बांका में 1, बेगूसराय में 1 और अररिया में 1, जमुई में 1, कटिहार में 1 और इसके अलावा दरभंगा में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। और भागलपुर में बीते दिनों जिले में आई आंधी और पानी के कारण पूरे जिले की बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। जिले के 17 ट्रांसमिशन टावर गिर गए हैं। सबौर से कहलगांव के बीच 4, कहलगांव से गोराडीह के बीच 7 और सुल्तानगंज से हवेली खड़गपुर के बीच 6 टावर गिर गए हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत भागलपुर के सबौर ग्रिड और सुल्तानगंज में बिजली दी गई है। भागलपुर वासियों को बिजली के चलते कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और इसी बाबत बिजली पानी की समस्याओं को देखते हुए देर रात तक पीजी हॉस्टल की सभी छात्राओं ने लाल बाग के पास मुख्य सड़क को 2 घंटे तक जाम रखा। कल से यहाँ लाइन नहीं है और ये लोग फोन कर करके हार गए, लेकिन ये लोग बिजली ठीक करने नहीं आए। लड़कियों की ऐसी स्थिति है कि इन लोग को दवाई पीने तक का पानी नहीं है। यहाँ चापाकल, एक चापाकल इसके अंदर है, उस चापाकल पर 6 हॉस्टल की लड़की कैसे जिंदा रहेगी जरा। राज्य सरकार भले ही बिहार के सरकारी विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की बात कर रही है, लेकिन सरकारी दावे राज्य में हवा हवाई साबित हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मधुबनी के जयनगर प्रखंड के डोडवार पंचायत स्कूल में देखने को मिला है, जहां स्कूल का भवन जर्जर हो गया है और वहीं कमरों के अभाव के चलते
बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। छात्रों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाया जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि स्कूल में 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है, जिसमें करीब 600 छात्र छात्राएं हैं, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग की हालत जर्जर हो गई है, जिसे लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन को इस बारे में सूचित किया गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वैसे दिए हैं पदाधिकारी सबको, डिपार्टमेंट को दिए हैं। भवन अभाव के कारण विद्यार्थी जो बाहर में बैठता है, यहाँ 1 से लेके 8 तक कैमरा है। इसके बाद 3 कैमरा है विद्यार्थी को बैठने के लिए। 2 कैमरा ध्वस्त है, 1 कैमरा ऑफिस है। उस ऑफिस में बगल में एक क्लास लेते हैं ऑफिस में साइड से, और विद्यार्थी को बैठने के लिए बहुत ज़्यादा अभाव है। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर 1 से 8 तक का क्लास चल रहा है, जिसके अंतर्गत 600 से ऊपर बच्चे हैं, और हमारे यहाँ मात्र 2 भवन है जो पढ़ाने लायक भवन बचा हुआ है। इसके बाद 4 भवन है, पूरा क्षतिग्रस्त भवन हो चुका है, कोई बैठने लायक नहीं है। यहाँ बच्चे को धूप में बैठना पड़ता है। टीचर की कमी है तो टीचर भेजा जा रहा है, लेकिन बच्चे को कहाँ बैठाना है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए क्या कहते हैं, पंचायती राज पदाधिकारी को भी पत्र लिखा गया, वो कहा गया, उसको दिया गया, लेकिन इस पर कोई विचार विमर्श अभी तक नहीं हो रहा है। लेकिन हम आने वाले समय में 1 हफ्ता के अंदर देख रहे हैं, यदि किसी तरह की इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया अगले पदाधिकारी के द्वारा। वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूत का पूत सुना है, पर माता कभी कुमाता नहीं सुनी है। आपने ये शब्द जरूर सुने होंगे, लेकिन जब माता ही कुमाता हो जाए तो क्या कहा जाए। ऐसा ही एक मामला बिहार के मुंगेर से देखने को मिला है, जहां अपने जिगर के टुकड़े को एक सगी माँ ने बेसहारा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया है। एक बेदर्द माँ ने 4 बेटियों को दूसरे पति के कहने पर त्याग दिया है। अब वो बच्चे मुफलसी में जीने को मजबूर हैं। ये मासूम चेहरे और सर छुपाने के लिए आसरे की तलाश करती ये वो बेटियां हैं, जिन्हें उनकी सगी माँ और सौतेले पिता ने घर से बोझ समझकर निकाल दिया है। मामला बिहार के मुंगेर के कासिम बाजार क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि यहाँ रहने वाले राजेश बिंद की मौत के बाद उसकी पत्नी ने पंजाब के रहने वाले कृष्णानंद यादव से दूसरी शादी कर ली थी और अपने एक बेटे और 4 बेटियों को लेकर पंजाब चली गई थी। लेकिन 1 महीने के बाद सौतेले पिता को ये मासूम बेटियां बोझ लगने लगी, जिसके बाद उसने बेटी को छोड़कर इन 4 मासूम बेटियों को ये कहकर निकाल दिया कि वो उनका खर्च अब नहीं उठा सकते हैं। जिसके बाद सौतेले पिता ने 400 रुपए देकर इन 4 को बिहार जाने वाली एक ट्रेन में बिठा दिया और हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ लिया। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना कल हम लोगों की नज़र में आया। एक मुंगेर की घटना है। नाबालिग 4 और लड़की बच्ची की माँ दूसरा शादी करके पंजाब चली गई। पंजाब में जिससे शादी किया वो उसको रखने में असमर्थ था। उन्होंने एक पुत्र को सिर पर रख लिया और 4 बच्ची को 400 रुपया हाथ में दे के वापस मुंगेर वाली ट्रेन पे बैठा के वापस भेज दिया। नाबालिग बच्ची भूखी प्यासी चली आई, चूँकि रास्ता जानती थी, चली आई। मुंगेर में दर दर भटकते भटकते कुछ सामाजिक लोगों का नज़र बच्ची पे पड़ा और उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया। हम लोगों को जानकारी हुआ। हम लोगों ने भी अपने मित्र को फ़ोन किया कि देखिए वो बच्ची कहाँ की है और कैसे है, भूखी प्यासी है, मदद कीजिए। तो थाना में खबर किया। थाना ने बाल सुरक्षा गृह में 4 को पहुंचा दिया है। इसमें तमाम सामाजिक संगठन को मदद करना चाहिए, क्योंकि बच्ची 4 नाबालिग है। बिहार पहुंचने के बाद इन मासूमों ने उसी घर में जाकर शरण मांगी, जहां वो पहले अपने पिता के साथ किराए के मकान में रहती थी। लेकिन यहाँ उनको मायूसी ही हाथ लगी। मकान मालिक ने मदद करने के बजाय उन्हें ठीक जगह तक नहीं पहुंचाया, जिसके बाद ये बेसहारा बच्चियां सोजी घाट के एक मंदिर में शरण ली, जहां वो भीख मांग कर अपना गुजर बसर करने को मजबूर हो गई हैं।
सुंज और काजल तो शायद इस समस्या को थोड़ा बहुत समझ सकती हैं, लेकिन 5 साल की वर्षा और 11 महीने की लक्ष्मी इस दिक्कत को नहीं समझ पाएंगी, जिनके लिए ये बहनें दूध और पैसे मांगने को मजबूर हो गई हैं। जिसके पास न आसरा है, न पेट भरने को खाना है, न पैरों में चप्पल है, न तन पर सही कपड़े हैं। इन बच्चों को जब वासुदेवपुर ओपी क्षेत्र में देखा गया तो एक सामाजिक कार्यकर्ता ने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर दिया गया। सौतेले पिता ने इन 4 बेटियों के भविष्य पर ग्रहण लगाने का काम किया है, लेकिन अब बाल सुधार गृह में इन चारों मासूमों को रखा जा रहा है, जहां उनके खान पान और भविष्य को संवारने के लिए स्थानीय प्रशासन मुस्तैदी से जुड़ गया है, ताकि इन मासूमों का बचपन दूसरे बच्चों की तरह बीते। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और वहीं सुपौल में कलयुगी पति ने साली के साथ प्रेम प्रसंग को लेकर अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी मिली है कि हत्या के बाद शव को नदी किनारे मिट्टी में दबा दिया गया। ये सनसनीखेज घटना छातापुर थाना क्षेत्र के डहरिया पंचायत की बताई जा रही है। वहीं मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने घटना के पीछे उसके दामाद बबलू मुखिया अन्य परिवारजनों का हाथ होने की आशंका जताई है। और पूरे मामले को लेकर थानाध्यक्ष अभिषेक अंजन ने जानकारी दी है कि शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और मधुबनी के लदनिया बाजार भाया थाना होते हुए नेपाली सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क झील में तब्दील आवागमन करने में लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे मामले को लेकर अंचलाधिकारी ने कहा कि सड़क किनारे जल्द ही अतिक्रमण मुक्त होगा। अतिक्रमणकारियों को नोटिस के माध्यम से दुकानदारों को सड़क किनारे की जमीन खाली करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। सड़क किनारे सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए बरसात से पहले कार्रवाई की जाएगी। देखा गया है इसको, और हम लोग जो है विदिन अ वीक सभी लोगों को नोटिस करते हुए हर संभव प्रयास करेंगे कि वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो दूर हो जाए, क्योंकि अभी पहली बरसात हुई है और इस तरह की समस्या जब देखने को आ रही है तो निश्चित तौर पर बारिश में दिक्कत होगी। इसी के ताल्लुक में जो है हम लोग इसको विदिन अ वीक कोशिश करेंगे कि खाली हो जाए। और मधुबनी के खजौली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक सवार नकाबपोशों ने हथियार से लैस होकर सीएसपी संचालक से पिस्टल के बल पर 6,34,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि सीएसपी संचालक अवधेश प्रसाद यादव एसबीआई बैंक से पैसे निकालकर सीएसपी की ओर जा रहे थे, तभी घात लगाए नकाबपोशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित सीएसपी संचालक ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है और जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।